हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए ठीक है, सभी मज़े में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। ठीक है बेटा, तो अभी तक यदि किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, ठीक है। वो रिएक्शंस जो सिर्फ फिनॉल ही शो करता है, उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हम दिखाएंगे वो कौन सी दिखाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे होगा क्या। देखो, फिनॉल के अंदर क्योंकि OH ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप कैसा है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है। इसकी वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग, क्योंकि ये +R इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा यहाँ पे। और इस रिजोनेंस की वजह से मैं सिंपली दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या होगा? OH ग्रुप के ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, या ऑर्थो पे आएगा या दोनों ऑर्थो या पैरा पे, इन पोजीशंस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड बीच में हम घूमता हुआ दिखा सकते हो। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो आप बना के देख लेंगे। मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, पॉजिटिव चार्ज को बीच में दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो दोनों और पैरा, इन पोजीशंस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब बाहर से अटैक करेगा तो वो ज़्यादा ईजिली अटैक कहाँ पे करेगा? ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे अटैक करता है, ठीक है। पता है ना सभी को। चलिए, तो इसमें हम जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शंस बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शंस। तो नाइट्रेशन रिएक्शंस में मैं आपको बताऊं कि हम पहले जो डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेशन के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई यदि लो टेम्परेचर पे और डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन करें, क्या फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करें एट लो टेम्परेचर, लगभग 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और आइसोमर मिलेंगे हमें, ऑर्थो और पैरा आइसोमर। ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आ सकता है इवन, वैसे हालांकि ये रहेगा कि पैरा पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक है तो स्टीरिक हिंड्रेंस रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट। बट इन दोनों का जो मिक्सचर बना, उसमें हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि वाई इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश या सेपरेट आइसोलेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न क्या है? देखो कि इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, किसमें? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक जो स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम बोल देते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब विद इन द मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल के अंदर, मोलिक्यूल का एक पार्ट का हाइड्रोजन जिस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ऑक्सीजन या कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये इससे क्या होता है? BP, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है, कम हो जाता है। दूसरी तरफ उसमें क्या बनेगा? ऑर्थो की बजाय पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या रहेगा? वहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप दिखा सकते हो इस तरह से, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, वो दूसरों के साथ घुल मिल के रह रहा है, ये किसी से बातचीत नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ लोअर देन पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसलिए उनको हम डिस्टिलेशन से इजीली डिस्टिंग्विश अलग कर सकते हैं, ठीक है भी। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि हम यहाँ पे डाइल्यूट की बजाय कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर लें, चलो मैं दोबारा लिखता हूँ,
यदि हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करें किसके साथ, फिनोल के साथ, तो नाइट्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंसनट्रेटेड HNO3, तब आपका ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ट्राई नाइट्रेशन, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ट्राई नाइट्रेशन। इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोल देते हैं कॉमनली, पिक्रिक एसिड, लेकिन प्रोडक्ट कम बनता है। तो ये तो पुराना मेथड था। आजकल एक दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन के लिए कि पहले फर्स्ट वी रिएक्ट फिनोल विद कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो उससे क्या होता है, डाइसल्फोनेशन, 2,4 डाइसल्फोनिक SO3H और यहाँ पे SO3H ये बनेगा। उसके बाद फिर हम इसकी कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करें तो फिर हमारा वही ट्राई नाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यील्ड या प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा NO2। ठीक है भी, तो ये आप ध्यान रखना, नाइट्रेशन में हम इस तरह से दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन हम दिखाएंगे वो हम कौन सी दिखाएंगे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सेकंड पार्ट हम दिखाएंगे हैलोजिनेशन। मार्कर चेंज कर लेते हैं, हम दिखाएंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन सेकंड पार्ट, हैलोजिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बेटा, हैलोजिनेशन। यहाँ लेकिन एक डिफरेंस है, नॉर्मली हम हेलो अल्केन या हेलोएरिन में जब हैलोजिनेशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमें लेविस एसिड्स एज ए कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ते थे, यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी रिएक्शन हो सकती है। कारण क्या है कि यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट करता है, या इसको भी पोलराइज करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। हम ये कहेंगे ये एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो Br2 को या हेलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। यहाँ पे लेविस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम इनर्ट या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो पहली कंडीशन हम दिखा रहे हैं। तो आपका मोनो हैलोजिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन होगा, आपको ऑर्थो प्लस पैरा दोनों आइसोमर आपको मिलेंगे, जिसमें से आपका ये वाला क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये पास पास होने से स्टेरिक इंड्रेंस होगा, स्टेबिलिटी कम रहेगी। यदि हम आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसकी जगह पे यदि हम एक्वस मीडियम में ब्रोमीन ले लें, हम क्या करें, ब्रोमीन वाटर Br2 एक्वस मीडियम में यूज़ कर लें, तो क्या होगा, तब ट्राई ब्रोमिनेशन होगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तब क्या हो जाएगा, आपका 3 ब्रोमीन जुड़ेंगे, ऑर्थो पे, पैरा पे, नाइट्रोनिक सॉरी ब्रोमीन जोड़ना है, और ऑर्थो पे ब्रोमीन। कारण क्या है ये पूछ सकते हैं। ये वाइट कलर के PPT बनेंगे आपके, वाइट PPT, तो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन बन जाती है ये। इसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे फिनोल पोलराइज हो जाएगा, या फिनोल वाटर की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन छोड़ के और खुद क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा O नेगेटिव, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग में वो ज़्यादा हो जाएगी। बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देगा ये फॉर द रिसेप्शन, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल्स आके जुड़ेंगे उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ट्राई ब्रोमिनेशन होता है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। कुछ नेम रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस यहाँ पे हैं, जैसे कॉलबेज रिएक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी फिनोल की। तो उसका मैकेनिज़्म भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैकेनिज़म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे कॉल्ब्स रिएक्शन। देखो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में रिएक्शन जो हम लिख सकते हैं, होता क्या है, फिनोल OH, इसकी रिएक्शन पहले आप दिखाएंगे NaOH के साथ एक बार। तो NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के और ये ONa सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ONa सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद
हम एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं। फर्स्ट CO2 ऐड करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल और फिर हम एसिडिफिकेशन इसका करेंगे, तो यहाँ से Na पॉजिटिव हट के वहाँ पे H पॉजिटिव लग जाएगा। तो जब CO2 जुड़ेगा तो क्या होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा। ठीक है भाई, क्या बनेगा, COOH। इस तरह से हम दिखाएंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट में आप रिएक्शन दिखा सकते हो इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, इसका मैकेनिज्म पार्ट थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है आपको। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन था, उसके बाद सेकंड स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, यहाँ से मैं लेता हूँ, अब मैंने दिखाया कि CO2 में क्या है, C के साथ डबल बॉन्ड O दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्योंकि दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, ये भाई मेरे पाई इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, उसके साथ जुड़ेगा। ये ऊपर ONA तो है ही आपके पास, ठीक है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। यहाँ देखो यदि हमने ये जोड़ दिया इसके साथ C डबल बॉन्ड O और C, ये क्योंकि जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड 5 होंगे, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, किसी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चलो लोन पेयर चाहे मत दिखाओ, अंडरस्टूड है वो। अब यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो था ना, वो भी तो रहेगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ख़त्म, डिस्टर्ब होगी ना। अब इस हाइड्रोजन का बलिदान करना पड़ेगा ताकि हम इस बॉन्ड को वापस इधर शिफ्ट करें, इसका एरोमेटिक करैक्टर वापस आ जाए, और ये फिर कहाँ जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज वाला, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इससे क्या बन जाएगा भाई आपका, देखो ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर था ही, ये बॉन्ड इधर ONA, और ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दो, H पॉजिटिव आयन या HCl H2SO4 कोई भी, तो वहाँ से NaCl या साल्ट निकल जाएगा, और H, और ये आपका COOH। इस तरह से आपका ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोल देते हैं भाई, सैलिसिलिक एसिड एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है आपकी कोल्ब्स रिएक्शन। नेक्स्ट कुछ मिलती जुलती इसी तरह की रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन आपकी रिमर टीमैन रिएक्शन। रिमर टाइमैन जो भी बोलते हैं, अंग्रेज़ों के नेम है भाई, थोड़ा ध्यान रखना स्पेलिंग्स वगैरह का, है ना, मैं तो कई बार भूल भी जाता हूँ। रिमर टीमैन रिएक्शन क्या है इसमें, ये थर्ड रिएक्शन हो गया आपकी। मार्कर ये भी कुछ कम चल रहा है, ये वाला देखते हैं कुछ चलेगा ठीक ठाक। देखो पहले तो मैं वही बात करूं कि फिनॉल की रिएक्शन हमें क्या दिखानी, फिनॉल से क्या बना के दिखाना होता है, यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में वही NaOH के साथ पहले मैं शॉर्ट में रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, जो आपको याद रखना होता है। तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, फिर इसकी रिएक्शन हम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन NaOH की प्रेजेंस में CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और सेकंड इसका एसिडिफिकेशन एसिडिक मीडियम में। तो आपका ये तो OH होना ही है, यहाँ पे CHO ग्रुप आएगा। इस तरह से ये आपकी रिमर टीमैन रिएक्शन बनती है। लेकिन अब ये हो कैसे गया, थोड़ा सा मैकेनिज्म पार्ट यहाँ पे मुझे लगता है ज़रूरी है, पता होना चाहिए आपको। तो देखो फर्स्ट तो समझ में आता है, फिनॉल की NaOH से रिएक्शन करते हैं तो वाटर निकल के और ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। आगे उससे आगे किस बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और है, देखो एक ये जो क्लोरोफॉर्म हम ले रहे हैं, इससे एक यहाँ पे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। NaOH क्या करता है, वो टूटेगा तो इसका जो OH नेगेटिव आयन है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, ये जैसे H पॉजिटिव को ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट होते हैं, एक क्लोरीन यहाँ से विद इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के इस तरह से आपके पास बनता है CCl2 कार्बन डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसका जनरेशन होता है, ध्यान रखना, डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। ठीक है भाई, अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्या होगा। सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोडियम फिनॉक्साइड आपके पास है, क्या है
सोडियम फिनॉक्साइड ONA पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना चाहो तो नहीं, कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अब यहाँ पे जो डाइक्लोरोकार्बिन बन गया हमारा CCl2, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ONA, ये बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन और कार्बन के पास यहाँ लोन पेयर रहेगा और 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर वही बात आ जाती है कि इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, तो उसको रिटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपना बलि चढ़ाएगा और ये बॉन्ड आ जाएगा वापस इधर इस कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन को ये जो लोन पेयर है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन के ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा, अब आपके पास ONA, ये बॉन्ड बन गया वापस से इधर CHCl2 डाइक्लोरो, है ना। अब इसकी फिर आगे हम 2 NaOH के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। किसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, Na2 NaOH के साथ रिएक्शन होगी। देखो इधर ही कर देता हूँ, NaOH और NaOH, तो यहाँ से ये 2 NaCl निकल जाएंगे आपके, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये 2 जो OH ग्रुप हैं ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे इसके साथ, ONaCH के साथ OH और OH। ये भी आप सब ने पढ़ा हुआ है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ से मान लो इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, -H2O, और आपके पास क्या बन गया, ये ONA, इधर बच गया CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और लास्ट में फिर इसका हम एसिडिक मीडियम में एसिडिफिकेशन कर देंगे, तो ONA की जगह पे आ जाएगा OH और CHO, तो इस तरह से सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ये पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म आप इस तरह से दिखा सकते हो। मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लें नोटबुक में और अच्छे से इसको याद भी कर लें। चलो, तो ये तो आपकी नेम रिएक्शन होगी। इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल हम लें फिनॉल का, रिएक्शन विद जिंक दिखा सकते हैं। जिंक डस्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन आप दिखा सकते हो। 4th होगी शायद ये, रिएक्शन विद Zn डस्ट। तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है आपको दिखाने में, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। OH, ठीक है बेटा, Zn के साथ जब रिएक्शन हम दिखाएंगे जिंक डस्ट के साथ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन ही होना है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ZnO निकल जाएगा आपका, और ये बेंजीन रिंग के पास ये हाइड्रोजन वापस वहीं जुड़ के बेंजीन बन जाएगा। हम दिखाते हैं कि जिंक ऑक्साइड आपका निकल गया, ये H इधर ही जुड़ जाएगा, ये रह जाएगा, और ऑक्सीजन को हमने वहाँ से हटाया। तो इस तरह से आप इससे बेंजीन का फॉर्मेशन दिखा सकते हो। आसान है, कोई ख़ास बात इसमें दिक्कत वाली नहीं है। एक और लास्ट रिएक्शन हम बेंजीन की फिनॉल की ओर दिखाएंगे, जिससे आपको कंजुगेटेड डाइकीटोन बनेंगे, कंजुगेटेड डाइकीटोन। तो फिनॉल को आप रिएक्ट करें किसके साथ बेटा, फिनॉल की रिएक्शन आप करेंगे Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, H2SO4 की प्रेजेंस में ना, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हम दिखाएंगे। तो जब थोड़ा सा हीट इसको हम करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये तो डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड और इस तरह से ये, तो कंजुगेटेड डाइकीटोन्स बनेंगे, कंजुगेटेड डाइकीटोन्स बनेंगे। इसको बेंजोक्विनोन भी हम कह देंगे, बेंजोक्विनोन इसका नेम है। तो ये इस तरह से आप डिस्कस करके और इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं NCERT की बुक में आपको इन टेक्स्ट के सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे या अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सभी क्वेश्चंस आप करें। कोई दिक्कत यदि कहीं किसी प्रकार की आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।